हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको पहले से आते होंगे और कुछ बेसिक हैं, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपको बताना है इंडियन इकोनॉमी का जो नेचर है वो किस तरह का है। ऑप्शंस हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, इंडियन इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों की बात की जाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास भी कुछ रूल्स होते हैं, राइट्स होते हैं, कुछ पब्लिक के पास भी राइट्स होते हैं, ठीक है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करती है हमारी कंट्री, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इकोनॉमी इज नॉट प्लान कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। अब हम इसमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी, यानी कि नाम बताना है उस इकोनॉमी का जिसके अंदर ना ही हम प्लानिंग की बात करते हैं, कंट्रोलिंग की बात करते हैं, और ना ही किसी भी तरह का रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि एक तरह से वो गवर्नमेंट के द्वारा उस पर हम ये बोल सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई नहीं जाती है, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यानी कि उसमें गवर्नमेंट किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। ऑप्शंस हैं क्लोज्ड, मिक्स्ड, फ्री मार्केट इकोनॉमी, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स देखिए, क्लोज्ड का मतलब तो यहाँ पर ये हो गया कि क्लोज्ड के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका फुल्ली कंट्रोल है, प्लान्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, और रेगुलेशन है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट कट जाता है। और मिक्स में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो ये भी कट जाता है। बचा हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब हमें बताना है इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की जो एपेक्स यानी कि जो मेन बॉडी है वो क्या कहलाती है। प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप ये चीज याद रखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रही है, तो फ्रेंड्स जब इकोनॉमिक प्लानिंग की बात आती है तो वहाँ पे प्लानिंग कमीशन आता है, जो कि ये देखता है कि किस तरह का काम होना चाहिए, क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए अपने कंट्री को रन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन है अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, यानी कि ये ज्यादा इंटीग्रेटेड की बात करते हैं, यानी कि मिलजुल कर हर चीज को काम करना, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड की बात आ जा रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक तरह से नेगेटिव वे में चला गया कि लोअर इनकम की बात करें, जबकि हम तो हायर इनकम की बात करेंगे, ठीक है। लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होगा तो इसमें हमारी कंट्री को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होगा, और ना ही हमारी कंट्री आगे के लिए प्रोग्रेस उसे मिल पाएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम इसकी बात तो कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सारी कंट्री आपस में मिलजुल के ट्रेड करें, आपस में एक दूसरे की हेल्प से खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है, यानी कि हर कंट्री ओपन है किसी भी साथ ट्रेड करने के लिए और खुद की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फॉर्म्स बिकॉज। अब ग्लोबलाइजेशन फॉर्म के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ऑप्शन है इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे यहाँ पे बात करें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है, तो फ्रेंड्स ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट ग्लोबलाइजेशन नहीं करता है हमें। उसके अलावा देख लेते हैं, इट क्यूशंस दैम फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स इन अदर कंट्रीज। तो ये भी सही नहीं है, यहाँ पे जो अदर कंट्री के साथ जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें हमें ये भी हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट है इट ओपन अप्स न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। यस, ये बिल्कुल सही है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, एक नया मार्केट ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी प्रोडक्ट की हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है और उसकी सप्लाई यहाँ इतनी नहीं है, तो हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारे लिए अदर कंट्री का मार्केट ओपन है, हम अपने प्रोडक्ट को जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे सेल करके
प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक नया मार्केट हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अदर कंट्री में जाके भी ट्रेड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हमें नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। इट इंक्रीजेस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स ये तो यहाँ पे एक तरह से डिमेरिट की बात कर रही है, क्योंकि हाँ ये बात सही है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर रिस्क बढ़ जाता है, अनसर्टेनिटी हो जाती है। क्योंकि देखिए हम यहाँ रहते हैं, हमें अपनी कंट्री की हर चीज़ पता है, हमें ये नहीं पता कि अदर कंट्री में किस तरह का रिस्क है, वहाँ के लोगों का बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, तो हमें पता चलता है कि वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं प्रोडक्ट को लेकर, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस तरह से हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए रिस्क फैक्टर यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है, इसलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल ना होकर डिमेरिट का काम करेगा, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में हमसे बेनिफिशियल पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर बिजनेस बिकॉज। अब जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमें यहाँ पे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये हमने ऊपर ऑप्शंस पढ़े थे तो आप उसे समझ गए होंगे किस किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इट कैन रिजल्ट इन मोर कंपटीशन। यस, ये बिल्कुल सही है, हमारे लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप अपनी ही कंट्री में देखिए, आप फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में 10 इंडस्ट्री थी, ठीक है, तो आपको सिर्फ 10 इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन था कि हमें इन इंडस्ट्रीज से अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है कस्टमर को, जिससे कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन अब क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन में बाहर की कंट्री जो कंपनियां हैं उनको वो भी हमारे यहाँ वेलकम है, ठीक है। अब वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को आके सेल करती हैं, तो हमारे साथ 10 जो हमारे यहाँ की कंपनियां हैं उनके साथ ही साथ हमें उनके साथ भी कंपटीशन हो गया है। तो ये क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर हर कोई किसी भी कंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, तो इससे कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि कस्टमर के पास यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए कंपटीशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ टू पॉलिटिकल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी व्हेन ऑपरेटिंग अब्रॉड। अब यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्क क्रिएट हो जाता है जब हम अपने कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट है उसको ऑपरेट करते हैं अब्रॉड से। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क जरूरी हो सकता है कि जब आपने स्टार्ट किया था तब पॉलिटिकल नॉर्म्स कुछ और थे, अब पार्टी चेंज हो गई है तो हर पार्टी अपनी तरफ से एक अलग रूल निकालती है, ठीक है, तो उससे भी हमें यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, इट मीन्स दैट दे कैन इंक्रीज प्राइस। हाँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें फेस करनी होती है, क्योंकि हर कंपनी के अलग प्राइस होते हैं, तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारी ही प्रॉब्लम्स ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी कौन सी बैंक है जो कि नोट इशू करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आरबीआई है, एसबीआई है, इडबी है, आईसीआईसीआई है। तो आप सबको पता होगा, बहुत कॉमन है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट इशू या फिर बैंक ऑफ इशू के नाम से भी जाना जाता है आरबीआई को, ठीक है। आपको इसका स्टेबलाइजेशन टाइम पीरियड और ये कब नेशनलाइज्ड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, थ्योरेटिकली व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब हमें यहाँ पे बताना है थ्योरेटिकली डब्ल्यूटीओ का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ऑर्गन क्या है, यानी कि उसका मेन पार्ट क्या है। द काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, द जनरल काउंसिल, या फिर द कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट या मेन पार्ट की बात की जा रही है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये मेन ऑर्गन होता है डब्ल्यूटीओ का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल बी एब्सेंट। अब ये बता रहे हैं कि किस इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है। तो ये हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा था उससे आप समझ गए होंगे, सोशलिस्ट में फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, मिक्स्ड में भी गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन एब्सेंट की बात की जा रही है, यानी कि उनका कंट्रोल नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्री
एंटरप्राइज इकोनॉमी या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन एंड मैनेज बाय स्टेट है। देखिए सेम आगे ही वही वाली बात, यहाँ पर कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म, मिक्स्ड या फिर कॉमन इकोनॉमी। तो यहाँ पे स्टेट की बात की जा रही है, स्टेट का यहाँ पे वो होता है इंटरवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सोशलिज्म। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सोशलिज्म और मिक्स्ड की बात की जा रही है, यानी वहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड बात है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ों में अपना इंटरवेंशन रखती है जिससे कि पब्लिक को किसी भी तरह का हार्म ना हो। ठीक है, तो सोशलिज्म में अगर यहाँ स्टेट के द्वारा, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। या फॉलोज विच इकोनॉमिक सिस्टम, आपको बताना है इंडिया में कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो की जाती है। फ्रेंड्स इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे हमने उसमें भी ये डिस्कस किया था। तो इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन डैश इकोनॉमिक सिस्टम देयर एग्जिस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो फ्रेंड्स जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर की बात की जाती है वो हम उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि इंडिया में फॉलो की जाती है। यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों के ही कॉम्बिनेशन से इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप किया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स मैंने ये आपको जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे उसमें बताया था कि प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो प्लानिंग कमीशन का जो फर्स्ट चेयरमैन था वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया अनाउंस्ड। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 6 1948 में हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो सेटअप की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर पॉलिसीज विच आर मेड टू गवर्न द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हमें बताना है कौन सी पॉलिसी है जो कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड को गवर्न करने के लिए या उसको चलाने के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन है एक्सपोर्ट पॉलिसी, इम्पोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी या नन ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो ये तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है पर्टिकुलर। इम्पोर्ट पॉलिसी इम्पोर्ट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे एग्जिम पॉलिसी की बात की जा रही है जो कि हमारा राइट आंसर है। एग्जिम पॉलिसी का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसीज। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों की बात करें इसलिए एग्जिम पॉलिसी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द एग्जिम पॉलिसी अनाउंस फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि एग्जिम पॉलिसी जो है फर्स्ट टाइम कब अनाउंस की गई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 1985। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईपीजेड स्टैंड्स फॉर। अब ईपीजेड ये भी हमने कल डिस्कस किया था फ्रेंड्स। ईपीजेड की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है, सॉरी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, नेक्स्ट है डैश कंसर्न विद द ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी। अब यहाँ पे बताना है कि जो सोसाइटी की के लिए बिजनेस की ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं वो किससे कंसर्न होती हैं, यानी कि एक बिजनेस को सोसाइटी के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है सोसाइटी को लेकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, अथॉरिटी या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जाती है कि एक बिजनेस के लिए उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको अपने जो आसपास की जो सोसाइटी है उसके लिए उसे क्या करना है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंपलसरी पॉलिसीज इस तरह की बनाई गई हैं और कुछ कंपनियां जो भी हैं जो अपनी तरफ से अडॉप्ट करती हैं वॉलेंटरली, जैसे कि
गवर्नमेंट की तरफ से वो है इको फ्रेंडली, यानी कि वो जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो रियूजेबल वाला होना चाहिए, प्लास्टिक यूज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर यूज़ हो रही है तो कम से कम हो रही हो, और वो उसको रिसाइकिल करने का भी काम करते हों, और वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे मेजरमेंट अपनाते हों। इस तरह की चीज़ें कंपनी के लिए कंपलसरी कर दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु कंडक्ट द सोशल ऑडिट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम किसने सोशल ऑडिट को कंडक्ट किया था। सोशल ऑडिट यानी कि वही जो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं उसकी ऑडिटिंग करने की किस तरह से किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, जीआरडी टाटा, बिरला, रिलायंस ग्रुप और स्टेट बैंक। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जीआरडी टाटा, यानी कि टाटा कंपनी ने। नेक्स्ट है, हु इज कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। ये यूनियन बजट की जो प्रेजेंटेशन होती है वो किससे कंसर्न होती है, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी प्रेजेंटेशन की, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बिल इज कंसर्न विद द टैक्स प्रपोजल्स ऑफ द बजट। अब यहाँ पे बताया गया है ऐसा कौन सा बिल है जो कि बजट के टैक्स प्रपोजल से रिलेटेड होता है। कैश बिल, फाइनेंस बिल, स्टेट बिल, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी बजट प्रिपेयर किया जाता है उसके प्रपोजल के लिए जो बिल कंसर्न होता है या उससे कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फाइनेंस बिल। और जब ये बिल पास हो जाता है तो ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अ गुड एनवायरनमेंट इज गुड बिजनेस, हु सेड दिस। यानी कि एक अच्छा एनवायरनमेंट या फिर हम ये बोल सकते हैं वातावरण ही हमारा अच्छा बिजनेस है, ये किसने कहा है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एस एस राव, डॉक्टर एम सिंह, या फिर डॉक्टर एर आर राजन ने। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। फ्रेंड्स, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन ये फादर के नाम से भी जाने जाते हैं उस चीज के लिए। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को किस चीज के फादर के लिए जाना जाता है, इन्होंने किसका इन्वेंशन किया था जिसके बाद इनको उस चीज का फादर कहा जाने लगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज। अब हमें बताना है जो भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बिजनेस का वो क्या क्या चीज को इंक्लूड करता है। फिजिकल, डेमोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। एक्सटर्नल मतलब कंपनी से बाहर की सारी चीजों को कलेक्ट करना। तो देखिए इसके अंदर फिजिकल भी इंक्लूड होगा, इसके अंदर डेमोग्राफिक भी यूज होगा और इकोनॉमिक भी यूज होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। अब हमें बताना है फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट एंड वाटर, ये सारी चीज़ें फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, वाटर, अर्थ, एयर, ऑल ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल है, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड। अब बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इकोनॉमिक सिस्टम भी इंक्लूड किया जाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी हमारे एस्पेक्ट होंगे, फिर चाहे हम सिस्टम की बात करें, पॉलिसी की बात करें, किसी भी स्ट्रैटेजी की बात करें, ये सारी हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इज प्रीशियस गिफ्ट ऑफ। अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी इंडिया की वो किसका गिफ्ट थी, यानी किसने दी थी वो पॉलिसी। डॉक्टर वी एस राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर जसवंत सिंह, या फिर वेंकटा रॉय। तो देखिए फ्रेंड, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैपिटलिस्टिक, कंज्यूमनिस्टिक एंड मिक्स्ड
आर टाइप्स ऑफ। तो फ्रेंड देखिए, कैपिटलिस्ट की बात हम कर चुके हैं, कम्युनिस्ट की बात कर चुके हैं हम, और यहाँ पर हम बात कर चुके हैं मिक्स्ड की। तो ये सारे हमारे किसके टाइप्स हैं? ये सारे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के पार्ट है, जो कि हमें बताते हैं कि हमारी किस किस तरह की इकोनॉमी है हमारी कंट्री में। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये हमारा सोशल सिस्टम नहीं है, कल्चरल एटीट्यूड नहीं है, ना कि पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल, कल्चर एंड सोसाइटी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम की बात की जा रही है, जो कि ये टाइप्स होते हैं कि ये कंट्री कैपिटलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, या फिर मिक्स्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो अलग थे, यहाँ पे ऑप्शंस कुछ अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग डिफरेंट वे में एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, जिससे कि आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, ये आपने ऑप्शन वहाँ पे था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड की बात नहीं करती है ग्लोबलाइजेशन। लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्लोबलाइजेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होता है वहाँ पे प्रॉफिट भी कम होता है। ठीक है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, इसकी बात करते हैं बिजनेस के अंदर। ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कोई ग्लोबलाइजेशन के लिए इनिशिएट करेगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई इस चीज से बचना चाहता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बैड कंडीशन होती है ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, नेक्स्ट है अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारी कंट्री एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो जाती हैं, सारी कंट्री फ्री हो जाती हैं एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है इसके अंदर, और इंडिपेंडेंट वर्ल्ड हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आईपीआर स्टैंड्स फॉर। ये आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स आईपीआर, तो मैं आपको बता दूं आईपीआर की जो फुल फॉर्म है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके आपको एक पर्टिकुलर राइट मिलते हैं। ये इसका एक लंबा प्रोसीजर है, जो कि अगर आपने अपना एक्सपोर्ट पेपर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको समझाया गया होगा आईपीआर के बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएनसी स्टैंड फॉर। अब एमएनसी का फुल फॉर्म बताना है, तो एमएनसी का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन प्रमोटर ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन वॉज। अब जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है उसका मेन प्रमोटर कौन था? देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा गेट। अब गेट कब आया था ये मैं टाइम पीरियड आपको बता चुकी हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और गेट के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपको बताना है गेट के बाद कौन से राउंड में गेट को कन्वर्ट करके एक अदर ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आपको बताना है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गेट। मैं इसकी आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब हमें बताना है बिजनेस की इसमें से कौन सी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ मार्केट, सेकंड है प्रमोशन ऑफ ग्रीन एनवायरनमेंट, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं अपने तरफ से, यानी कि हम अपनी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए उनके किस तरह से हेल्प करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, जिससे क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन कम होगा, तो ये सोसाइटी के लिए है, तो ये करेक्ट है। फिर है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। अब देखिए हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, उनको हम एजुकेशन देंगे तो वो पढ़ लिख कर सोसाइटी के लिए कुछ वर्क करेंगे, जिससे हमारी सोसाइटी का मतलब की प्रोग्रेशन होगी, हमारी जो कंट्री है उसकी प्रोग्रेस होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। फिर है प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ अच्छी होगी, वर्क अच्छा होगा, कंट्री अच्छी होगी, जीडीपी अच्छी होगी, और हमारी जो कंट्री का प्रॉफिट है, जो नेशनल इनकम है, वो सब चीज़ हमारी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब तक पब्लिक की हेल्थ ही सही नहीं होगी तब तक वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी पॉइंट सही है। तो देखिए यहाँ पर जो गलत है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है, वो है प्रमोशन ऑफ मार्केट्स। मार्केट को प्रमोट करने से सोसाइटी को किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा, सिर्फ मार्केट को प्रमोट करने से उस बिजनेस का फायदा होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।